पेपर्स भी 3 से 4 करंट पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। और जो आपका वीक 7 है उससे लेकर वीक 16 तक जितना भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स भी आपको इन्हीं 2 वीडियोस में आपके कवर हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीओ मेंटोर फातिमा। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अगर आप CS 625 का आपका पेपर है और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 0% है तो इन 2 वीडियोस को देखने के बाद मैं आपको 200% गारंटी देती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी और चैनल के पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन 2 वीडियोस में ही आपको करंट पेपर्स भी 3 से 4 करंट पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। और जो आपका वीक 7 है उससे लेकर वीक 16 तक जितना भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स भी आपको इन्हीं 2 वीडियोज़ में आपके कवर हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिस होगी जिसके लिए आपको किसी और लेक्चर पे विज़िट करने की ज़रूरत हो या कुछ और आपको किसी किस्म की आपको टेंशन रहे। तो शर्त ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये 2 जो वीडियोस हैं ये स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 से 3 करंट पेपर मैं आपको बताती हूँ, और इसके बाद हम जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं बार बार मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे। और नेक्स्ट जो इसी वीडियो का पार्ट 2 है वो भी आपने लाजमी तौर पर देखना है, और उसको देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन खुद ही मिल जाए। तो वो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें वीक 7 से लेकर वीक 16 तक दरम्यान में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं हाईलाइट करती जाऊंगी और बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। CS 625 का एक स्टूडेंट का पेपर है 28 जुलाई का। उन्होंने कहा है कि पेपर बहुत इजी था, वीडियो टॉपर की फ़ाइल में से आए हुए थे। और एमसीक्यूज़ की बात हो रही है, वीडियो टॉपर की फ़ाइल से आए हुए थे, और जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वीक 13 से वीक 16 से आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया नेक्स्ट जो 27 में जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया उन्होंने बताया कि एमसीक्यूज़ जो है वो फाइल्स में से आए हैं। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो थे, एक में GATT का एब्रीवेशन था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड था, और बॉम्बिंग ETC मेंशन थे उसमें। फिर एक सिनेरियो गिवन था उसमें, और क्या है कि एक पर्सन जो है वो इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को कंपनी सिस्टम एंड देन सेंड इट टू द ईमेल, देन ही ब्रीच द डेटा सर्वर टू व्हाट टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रीच इज़ डूइंग। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे पेपर्स में आ रही हैं। फिर 2 पॉइंट लिखने थे रिस्क मैनेजमेंट की, इन्फो सिक्योरिटी का एक शॉर्ट था, और लिस्ट वाज गिवन रिलेटेड टू द सिस्टम सिक्योरिटी। उसमें से 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने थे जनरल से। तो ये थे कुछ करंट पेपर्स। अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज़ में हमने आज वाली जो फ़ाइल देखनी है वीडियो टॉपर की फ़ाइल, तो मेरे पास ये भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम वीक 7 से लेकर वीक 16 तक सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए हम फ़ाइल मैं अपनी हर क्लास में हर लेक्चर में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, कभी वीडियो टॉपर की फ़ाइल से तैयारी करवा रही होती हूँ, कभी वकार सिद्धू की फ़ाइल से, कभी जो है वो सर जुनैद की फ़ाइल से। तो डिफरेंट फ़ाइल्स को यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट का किसी फ़ाइल से आ रहा होता है, किसी और सब्जेक्ट का किसी और फ़ाइल से आ रहा होता है। तो इसलिए जिस फ़ाइल को स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं कि ये स्टूडेंट को जो रिव्यू होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि हमने कौन सी फ़ाइल से आपको तैयारी करवानी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी समटाइम आल्सो रेफर टू इन्फोसेक। इसी का शॉर्ट नाम लिखा है कि इन्फो सिक्योरिटी को शॉर्ट नेम से करा जाता है, और शॉर्ट नेम जो है वो इसका इन्फोसेक है। नेक्स्ट रेगुलेशन इज़ कंसर्न्ड विद, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आया हुआ है, और जो इसमें से तकरीबन 15 से 17 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल एज इट स्टेटमेंट इनकी आई हुई है, और इसके अलावा भी जो कुछ आ रहे हैं जो वो बहुत जनरल से हैं, और उनके बारे में मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि वो कौन से हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हैं। और वो भी जब अगर फिर भी कोई रह जाएगा तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वीक 7 से लेकर वीक 16 तक कवर करेंगे तो वहाँ पे हाईलाइटेड हैंडआउट्स में आपको दिखा दूँगी। रेगुलेशन इज़ कंसर्न्ड विद रूल्स एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट है इंटेंशनली एंटरिंग फॉल्स डेटा। अगर कोई शख्स जानबूझकर गलत डेटा डाल रहा है कंप्यूटर में तो उसको हम क्या कहते हैं, कुछ डाल रहे हैं तो उसको हम इनपुट फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं ना, तो इससे आपने देख लेना है कि अगर कोई गलत डेटा कोई डाल रहा है तो उसको इनपुट फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर्स दैट। ये जो CPA एक्ट है ये इसका मकसद क्या है और ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो लाइबल हो फॉर डैमेज इन प्रोडक्ट। डिफेमेशन इज़ द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट
यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, डिफेमेशन इज़ द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफेमेशन बोलते हैं कि मतलब फेम बोलता है ना मशहूर होने को, तो डिफेम का क्या मतलब होता है कि किसी शख्स की बदनामी, ठीक है। तो डिफेमेशन इज़ द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंटेग्रिटी लगा हुआ है। इंटेग्रिटी का मतलब तो बिल्कुल डिफेमेशन से अपोजिट है ना, तो इसका जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर है लीक। डिफेमेशन मतलब जब इंफॉर्मेशन लीक होती है तो तब बदनामी होती है ना, तब डिफेम होता है। तो आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ पर ये मार्क हुआ वह आपने एक दफ़ा फिर से गूगल से और जो भी आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज वहाँ से मैंने इसको चेक किया है और मुझे इसका ऑप्शन लीक ही मिला है, और ये एमसीक्यूज़ भी पेपर्स में आ रहा है। Next, a dash can be defined as an agreement or contract between two companies where the owner of one company later the other company use its property under pre-decided specific parameters। तो ये लाइसेंसिंग की डेफिनेशन है, लाइसेंसिंग में ऐसा होता है। तो अच्छा, इसके अलावा जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और वो अगर आपकी ज़ीरो ज़ाहिर है प्रिपरेशन है तो आपको उन चीज़ों का नहीं पता होगा, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, नाम से ज़ाहिर है कि पहले से एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको इतनी अमाउंट दी जाएगी, और टाइम एंड रिसोर्सेज में ये होता है कि जितना टाइम लगा होता है उसके अकॉर्डिंग फिर जो होता है क्लाइंट वो पे करते हैं, क्लाइंट को पे करते हैं कंपनी वाले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पैसे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना डिफरेंट टाइप्स के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप द कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू हार्श और अनफेयर कॉजिंग एनी इशू बिटवीन पार्टीज टू बी अनरिजॉल्व्ड। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन ऑफ द कॉमन फैक्टर इज़ फेलियर ऑफ सिस्टम सेफ्टी इज़ से जो एक कॉमन फैक्टर है फेलियर का, सिस्टम सेफ्टी के फेलियर का, उसका कॉमन रीज़न क्या? पीपल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड अबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉन एज कॉम्पिटेंस। कंप्यूटर मिसयूज एक्ट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके। CIA प्रिंसिपल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से किस तरह से MCQs आए हुए थे कि CIA लिखा हुआ था प्रिंसिपल इंक्लूड। अब इंक्लूड में उन्होंने क्या किया हुआ है कि बाकी जो है वो और दी में सिर्फ एक इसका करेक्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी को उन्होंने ठीक लिख दिया, बाकी दो उन्होंने लिखे नहीं, इनकी जगह उन्होंने कुछ और कर दिया, तो आपने बताना था कि ये इसमें कौन सा शामिल होता है। फिर नेक्स्ट इसी का उसके साथ ही नेक्स्ट MCQs क्या था कि CIA में जो इंक्लूड नहीं है वो बताओ। 3 लिखे हुए थे और एक जो है वो एक्स्ट्रा था, फिर जो नहीं था इन तीनों में से फिर उसका बताना था। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन कंसर्न एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट इज़ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन इज़, तो ये है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, हैकिंग ऑफ अ साइट इज़, जब किसी साइट को हैक कर लिया जाता है तो उसको वेबसाइट हैकिंग कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग होती हैं, वो हम जाके पढ़ेंगे हैंड आउट से जब देखेंगे। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आर यूजुअली अंडरटेकन फॉर अ फिक्स्ड प्राइस बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स। फिक्स्ड जो प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स किस तरह से होते हैं कि फ़िक्स्ड प्राइस में हो गया और बाद में क्या होता है कि अगर उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अंडर बजट नहीं होता, बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो जाता है बहुत सारा, तो ये इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इन विच कॉन्ट्रैक्ट द सप्लायर एग्री टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। जो ये जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ये है कॉन्ट्रैक्ट हायर, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ डिफाइंड एज थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉलोइंग एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनी कंप्यूटर ऑफ फ्रॉडलेंट। कंप्यूटर फ्रॉडलेंट को देखते ही हमें पता चल गया कि कंप्यूटर फ्रॉडलेंट की बात हो रही है, तो इसमें कंप्यूटर फ्रॉड करेक्ट ऑप्शन है। इनपुट वो होता है जिसमें डेटा एंटर करते हुए कोई मिस्टेक हुई होती है। आउटपुट में आउटपुट जब डेटा का आता है, कोई भी आपके पास लिस्ट है वो प्रिंट हुई है और उससे फिर डेटा अगर हैक वगैरह हो गया, किसी ने वो प्रिंट देख के तो आपके जो भी प्लानिंग्स वगैरह उनको कॉपी कर लिया, तो ये आउटपुट फ्रॉड में आएगा। और प्रोग्राम फ्रॉड में अगर प्रोग्राम की कोडिंग में किसी ने चेंजेस कर दी तो वो प्रोग्राम फ्रॉड में आता है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 17, इफ़ कॉपी राइट इज़ टू रिमेन विद द सॉफ्टवेयर हाउस। अगर कोई कॉपी राइट जो होता है वो सॉफ्टवेयर हाउस में रहता है एंड द क्लाइंट इज़ मेयरली गिव परमिशन टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, इट्स नॉन एज, इसको लाइसेंस कहते हैं। लाइसेंस क्यों यूज़ होता है? कोई भी शख्स अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, अपनी कोई न्यू इजाद करता है, तो वो लाइसेंस वगैरह उसका हासिल करता है ताकि पता चले कि एक्चुअली इसका मालिक कौन है। इसकी डिटेल हम हैंड आउट से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपने ये जस्ट MCQs देखने हैं, एक दफ़ा पहले आपने MCQs देखने हैं, फिर आपने इसका सेकंड पार्ट देखना है और फिर जो सेकंड पार्ट देखने के बाद दोबारा से इसका MCQs देखना है। 2 बार आपने ये वीडियो क्यों देखने हैं? ये आप जब 2 बार देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि पहले आप MCQs देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या क्या है, फिर आप जब हैंड आउट्स पे जाएंगे आपको डिटेल में
समझ आ जाएगी। और फिर जब आप इस पे आएंगी तो आपकी फुली कंप्लीट 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन रिव्यू आपने मस्ट शेयर करना है। इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हायर किया गया है तो कहीं पर एडवाइस वगैरह चाहिए, कोई कंसल्ट करना है। इम्प्रूवमेंट से मेरा ये है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर बेटरमेंट करनी है, उसके लिए आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। विच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर यूज टू असेस सम एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक प्रपोजल फॉर इम्प्रूवमेंट। ये वही है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट द वारंटी पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 90 है, ये भी एज इट इज पेपर में आ रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर हैकिंग। किसी भी जो एप्लीकेशन है अगर उसमें कुछ फीचर्स में मॉडिफिकेशन कर दी गई, चेंजेस कर दी गई हैं तो एप्लीकेशन क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में जब चेंजेस की गई हैं तो मतलब सॉफ्टवेयर हैकिंग है। इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद करना है। फिर है ब्रूट फोर्स अटैक ट्राइज पासवर्ड बेस्ड ऑन। ब्रूट फोर्स का हमने मतलब क्या पढ़ा था? ब्रूट फोर्स में अगर आपने यकीनन बल्कि पढ़ी होगी पीछे, आपने एक सिलेबस आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये एक बुक थी CS 302 थी या 204, पता नहीं कुछ इस तरह की एक बुक थी। उसमें ब्रूट फोर्स के बारे में बताया गया था। उसमें 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें वो चेक करते थे। रेंडमली ये नहीं था कि हम एग्जैक्टली जाके किसी भी पॉइंट को जाके कर लेते थे कि ये इसका आंसर होगा। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक में भी ये होता है कि जो जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं उनको बना के तो ये लोग हैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 3 लेटर्स हैं ABC, तो वो पहले ABC लिखेंगे, फिर BCA लिखेंगे, फिर BAC लिखेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ऑल पॉसिबल लेटर कम्बिनेशन। नेक्स्ट है अचार्म नेग्लिजेंस इन सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी रेफर टू। नेग्लिजेंस का मतलब होता है गफलत बरतना, लापरवाही। तो इसका मतलब है लैक ऑफ केयर। अगर आपने हिफाजत नहीं की तो हिफाजत की कमी की वजह से नेग्लिजेंस होती है। नेक्स्ट है डैश फ्रॉड इन्वॉल्व द विक्टिम बीइंग कॉन्टेक्टेड टोल्ड देम देयर इज अ प्रॉब्लम विद देयर कंप्यूटर एंड दैट फॉर अ फी दिस इशू कैन बी रिजॉल्व एट कंप्यूटर फ्रॉड। तो ये कंप्यूटर फ्रॉड है। सॉफ्टवेयर सप्लायर ट्राई टू यूज व्हाट आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। Question number 26 है there are dash types of contractual agreements which are widely used in connection with the प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इतना लंबा चौड़ा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? तो कि दो कोई भी कंपनीज हो सकती हैं, कोई भी शख्स हो सकता है, उनका आपस में एक मुआहदा होता है। वो एक प्रोजेक्ट होता है सॉफ्टवेयर कंपनी में, अगर उन्होंने बनाना होता है तो वो क्या कहते हैं कि आपको इतनी पेमेंट दी जाएगी, आपने जो है वो इतने टाइम में हमें ये काम कंप्लीट करके देना है, ये चीज़ें, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसकी 4 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं उनकी डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑफ द अदर पीपल विदाउट देयर कंसेंट इज कॉल्ड। अगर किसी की प्राइवेट क्या कहते हैं, गुफ्तगू, किसी की प्राइवेट गुफ्तगू अगर आप सुन रहे हैं उसकी परमिशन के बगैर, तो उसको क्या बोलते हैं? एविस ड्रॉपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी MCQs में एज इट इज आया हुआ है। नेक्स्ट, असेसिंग कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइज ऑफ द ऑनर इज कॉल्ड। अगर किसी शख्स का कंप्यूटर है और आप जो है वो उसकी, जिसका कंप्यूटर है, अथोराइज पर्सन जो है, उसकी इजाज़त के बगैर अगर आपने उसको यूज़ किया है तो वो क्या कहलाएगा? वो हैकिंग कहलाएगा। यूज़ नहीं करना बल्कि असेस करने से मुराद मतलब उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने वहाँ तक रसाई हासिल कर लिया तो उसको असेसिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट द टॉप लेवल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये MCQs भी आ रहा है और उससे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। इसका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ट्रस्टस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ द ऑनर ऑफ कॉपीराइट पासिस टू द क्लाइंट इट इज़ नोन एज असाइनमेंट। प्राइवेसी इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइवेटनेस। प्राइवेटनेस को ही प्राइवेसी कहते हैं। ये एक ही चीज़ के 2 नाम है। द लुक ऑफ द प्रोडक्ट में बी रजिस्टर विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, तो इसमें ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपी और डिज़ाइन, रजिस्ट्री, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये चारों मैं आपको समझाऊंगी हैंडआउट्स में। बार बार हम एक ही चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, इससे फिर आपने क्लास देखनी नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। जो लुक होती है ना, आपको समझ आ रही है? लुक का मतलब बज़ाहिर हुलिया,
आप फ़िलहाल सॉफ्टवेयर को छोड़े वैसे ही आपने कॉन्सेप्ट जनरल लाइफ का भी लें, आप कोई जनरल एग्जांपल लें, तो लुक का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं कि फ़लाँ की लुक बड़ी अच्छी आ रही थी। लुक का मतलब होता है कि उसका जो एक हमारे सामने उसकी जो लुक आ रही है वो, तो लुक का मतलब सॉफ्टवेयर की लुक से मुराद ये है उसका जो डिज़ाइन वगैरह ना वो, यानी उसका डिज़ाइन कैसा, सॉफ्टवेयर की लुक तभी अच्छी आती है अगर उसका डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छी हो, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे यूज़ हुए हैं, सारा कुछ ना, तो उसको डिज़ाइन रजिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको इनको लिंक करके इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। फिर है ISO इज़ कंसर्न्ड विद सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs है। हाउ मेनी कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस कैन सक्सेस। इसके 3 ऑप्शंस हैं। फिर है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्सिस्टेंट। क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्सिस्टेंट, इसको आपने एज इट इज़ रट्टा लगा लेना। कॉन्ट्रैक्ट अगर क्लियर, कंसाइज और कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा तो इसका फिर क्या असर होगा? ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया नहीं होता जो उसकी दूसरी पार्टी होती है उसको कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें इतना बजट लगना है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं की कितनी प्राइस आएगी, ये रिक्वायरमेंट्स जो आपने दी हैं इनको फुलफ़िल करते हुए और इतना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। तो ये अगर एम्बिगुअस जो है वो सारा कुछ होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, तो अगर अनक्लियर कम्युनिकेशन वगैरह होगी तो उसका फिर इफेक्ट क्या होगा, उसका लॉस क्या होगा, ये इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसका फिर लॉस ये होता है कि अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे, तो उसका नुकसान फिर ये होगा कि आपका जो टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसे भी वेस्ट होंगे, आपकी एफर्ट भी वेस्ट होगी। कि आप जनरल लाइफ में एग्जांपल लेंगे, आपने किसी से फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ही बनवानी है, आपने पहले उसको पूरी चीज़ें नहीं बताई नहीं है और उसने आपको असाइनमेंट बना दी है, बाद में उन्होंने आपसे ज़्यादा पेमेंट मांगी है, अब आप पेमेंट दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमने मेहनत की, आपको पहले बताना चाहिए था, तो ये फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। पेटेंट को भी यूज़ करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हम यूज़ करते। पेटेंट को हम यूज़ करते हैं किसी भी न्यू जो हार्डवेयर इन्वेंशन होती है, फॉर एग्जांपल किसी ने न्यू स्मार्ट वॉच ईजाद की वगैरह वगैरह, तो कोई न्यू चीज़ अगर किसी ने ईजाद की है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर पेटेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट GATT कंसर्न्ड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विच प्रोडक्ट प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। GATT जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड इसकी एब्रीविएशन है, इसकी एब्रीविएशन भी आपने याद करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था और सिर्फ एब्रीविएशन इसकी लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है द नाउ हाउ विच गोज इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मे बी प्रोटेक्टेड एज वेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ हाउ का आपको समझ आ रही है, तो ये है जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर कोई डेवलप हो रहा है तो उसके बारे में अगर आपको नाउ हाउ है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो उसकी ज़ाती ईजाद के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट इंक्लूड, अब वही चीज़ आ रही है, इसमें कौन से इंक्लूड हैं ये भी आपसे पूछते हैं, कौन से इंक्लूड नहीं हैं ये भी आपने बताने होते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं किसी के किसी बंदे के। अब अगर किसी शख्स ने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया तो वो सॉफ्टवेयर ही उसका एहसास है ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है, ऑल टाइम वो सॉफ्टवेयर ईजाद करते हैं, तो वो उसका वही एहसास है। ठीक है, तो कोई ज़मीनी ले रहा है तो उनका वो एहसास होगा, किसी के पास प्लॉट है तो उनका वो एहसास होगा, किसी कोई शायर है, किसी कोई बुक्स लिख रहा है तो ओबियसली उसकी बुक्स जो वो लिख रहा है वो उस पर उसकी मेहनत लिखी हुई तो उसके एहसास वही है। GATT स्टैंड फॉर, फिर वही आ गई बात, ये GATT वही वाला MCQ जिसका मैं आपको बता रही थी, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये आपका MCQs भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, तो ये इसको आपने देखना है कि टैरिफ पहले आ रहा है, ट्रेड बाद में आ रहा है, ये नहीं TTT पहले ट्रेड लगा दे फिर टैरिफ लगा दे, फिर ये उलट हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्डवेयर, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लुक को जो करता है वो डिज़ाइन रजिस्ट्री होता है, कॉपीराइट सॉफ्ट को करता है, और जो हार्डवेयर को करता है, जो किसी आपकी न्यू इन्वेंशन को करता है प्रोटेक्ट, वो होता है पेटेंट। ये मैं पीछे आपको बता के आ चुकी हूँ।
नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी फिर ये वही चीज़ रिपीट हो रही है सॉफ्टवेयर की। द नेम अंडर विच प्रोडक्ट इज सोल्ड में बी रजिस्टर्ड एज। कोई भी प्रोडक्ट जिस नाम से सोल्ड आउट हो रही होती है, जिस नाम से वो बेची जा रही होती है, तो उस नाम को जिस वो जो रजिस्टर हुआ हुआ होता है नाम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब कोई भी स्कूल होता है तो उसमें भी एक स्कूल का एक स्पेसिफिक नाम होता है, उनको उन्होंने एक लोगो लगाया हुआ होता है। इस तरह कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसका भी वही चीज़ होती है। कोई प्रोडक्ट होता है तो उनका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है पहचान के लिए, जो उन्होंने रजिस्टर करवाया होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। फिर एम्बिग्विटी एंड डाउट्स कैन लीड टू द परफॉर्मेंस विच इज़ व्यूड बाय अनसेटिस्फैक्ट्री। एम्बिग्विटी मतलब नॉन क्लियर और डाउट्स वगैरह अगर होंगे तो परफॉर्मेंस में, तो वो फिर क्या होगा? वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी, गैर मुतमईन होगी। नेक्स्ट है डैश डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ मिसयूज़। मिसयूज़ की कैटेगरी में क्या नहीं आता? हैकिंग। अगर कोई हैक करे तो ज़ाहिर है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस है तो वो भी मिसयूज़ है। एवरड्रॉपिंग के बारे में अभी हमने पढ़ा कि अगर आप किसी की प्राइवेट जो कम्युनिकेशन उसको सुन रहे हैं तो एवरड्रॉपिंग है। तो ऑब्वियसली अगर किसी की प्राइवेट जो कम्युनिकेशन है उसका आप सुन रहे हैं तो ये भी मिसयूज़ की कैटेगरी में आ रहा है। तो अथोराइज एक्सेस जो है वो मिसयूज़ की कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट है इन डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड रिट्रीवल द हैकर ट्राइज टू फाइंड पासवर्ड बाय। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि अप्लाइड प्री डिफाइंड पासवर्ड, जो प्री डिफाइंड पासवर्ड्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है इसमें डिक्शनरी वाले में। तो ये एमसीक्यूज़ भी बिल्कुल एज इट इज़ आपसे पूछा जा रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 47। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी मस्ट बी चेक्ड। डेटा सिक्योरिटी को कब चेक किया जाता है? कभी भी नहीं चेक किया जाता। साल में एक दफ़ा चेक किया जाता है, महीने में एक दफ़ा चेक किया जाता है, ये थोड़े थोड़े वक्त के बाद चेक किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको चेक किया जाता है, पीरियोडिकली इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डेटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू, ये भी एज इट इज़ आया हुआ था। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ डेटा, ठीक है। यानी डेटा करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका डेटा एक जगह पे और है तो दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की आप मिसाल ले लें, उसका एक लिस्ट में उसके मार्क्स और है, दूसरी लिस्ट में उसके मार्क्स कुछ और लिखे हुए हैं, तो ये फिर डाटा इंटेग्रिटी नहीं है। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि करेक्टनेस ऑफ डेटा, डाटा को जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेस ऑफ अ सिस्टम ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। अगर जो फिजिकल एड्रेस है नेटवर्क पर किसी भी सिस्टम का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एमएसी एड्रेस, मैक एड्रेस। ये सारी की सारी जो आज की वीडियो थी ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से थी। इसमें सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हैं। सब्जेक्टिव के लिए आपने इसी का पार्ट 2 देखना है, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और साथ साथ आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे आपको वहाँ से बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको लगता है कि यह हेल्पफुल है आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन